हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओपन कंप्यूटर। तो अभी तक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की इस सीरीज़ में हमने डायरेक्ट मैपिंग को कवर कर लिया है और डायरेक्ट मैपिंग के जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमने अच्छी तरीके से समझा। तो अब हमारी अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट मैपिंग पर बहुत अच्छी है। तो अब बारी आ गई है अगली मैपिंग, जो कि है एसोसिएटिव मैपिंग के ऊपर मूव करने की। अब ये देखिए, एसोसिएटिव मैपिंग क्या अंडरस्टैंडिंग देती है, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि एसोसिएटिव मैपिंग की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों। देखिए, कोई भी नई फिलॉसफी तब आती है जब शायद पुरानी वाली फिलॉसफी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, है ना। तो उसी तरीके की डायरेक्ट मैपिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से एसोसिएटिव मैपिंग की हमें ज़रूरत पड़ रही है। अब ऐसा क्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो समझते हैं। देखिए, अब ये डायरेक्ट मैपिंग कहती थी कि जो B0 है उसे फिक्स कर दिया कि वो लाइन नंबर 0 पर ही आएगा, और B4 को भी हमने फिक्स कर दिया लाइन नंबर 0 पर ही आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। B8 को भी फिक्स कर दिया और B12 को भी हमने लाइन नंबर 0 के लिए। इन चारों के बीच में कंपटीशन है कि ये लाइन नंबर 0 पर आएंगी, और ऐसी बाकी के बीच में कि B1, B5, B9 और B13 के बीच में कंपटीशन है कि लाइन नंबर 1 पर आएंगी। ये तो आपको मालूम है, कैश लाइन नंबर 1 पर। तो ये डायरेक्ट मैपिंग बताती है क्या B4 लाइन नंबर 1 पे जा सकती है, तो नहीं जा सकती। ये रेस्ट्रिक्शन है कि अगर B4 को आना है तो लाइन नंबर 0 पर ही आना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुई? प्रॉब्लम ये हुई, अगर मान लीजिए मेरा कोई प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के अंदर बार बार फ्रिक्वेंटली बेसिस पे B0, B4 ये दोनों ही एक्सेस किए जा रहे हैं, और बाकी कैश लाइन को मैं एक्सेस नहीं कर रहा इतना ज़्यादा, मुझे क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट मैपिंग ये कहती है कि भाई, आपको अगर B4 को इस्तेमाल करना है और पहले से B0 उसके अंदर मौजूद है, तो B0 को बाहर निकालिए कैश से, और उसके बाद B4 को इसके अंदर इंसर्ट कीजिए, है ना। यही तो कहती है डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग इसके साथ कोई भी डील नहीं है कि बाकी सारी लाइनें फ्री बैठी हैं तो मैं B4 को उनके अंदर रख दूं, क्योंकि बार बार एक्सेस मेरे को B4 को भी करना है और B0 को भी करना है ना। तो इसीलिए डायरेक्ट मैपिंग ऐसे केस पे जाके फेल हो रही है, जहाँ प्रॉब्लम दे रही है, जहाँ फ्रिक्वेंट बेसिस पे सेम कैश लाइन के अंदर आने वाला जो डेटा है उसको यूज़ किया जा रहा है, और यही डिसएडवांटेज है ना। यही इस डायरेक्ट मैपिंग का लॉस है। हमने कैश लगाया क्यों? जिससे हम एक्सेस जो है वो फास्टर कर पाएँ हम। देखिए, हमको ये तो मालूम है कि कैश लाइन पर ही B4 मौजूद होगा। अगर B4 होगा तो कैश लाइन 0 पे होगा, नहीं तो पूरे कैश में कहीं भी नहीं है। डायरेक्ट मैपिंग में ये अच्छी बात है, लेकिन बार बार मेरे को स्विचिंग करना पड़ रहा है, और ये स्विचिंग की वजह से क्या है, टाइम लग रहा है, जो प्रॉब्लमेटिक है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आया हमारे पास, आता है एसोसिएटिव मैपिंग। अब एसोसिएटिव मैपिंग की बात कर लेते हैं कि कैसे काम करता है। डायरेक्ट मैपिंग ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप B0 को CL0 लाइन नंबर 0 के अंदर डाल सकते हैं, B4 को भी इसी के अंदर डालना है। इसने रेस्ट्रिक्शन लगाई। एसोसिएटिव मैपिंग बिल्कुल फ्री है। वो कह रहा है कैश पूरा खाली है, आपको कोई भी ब्लॉक की ज़रूरत है, आप किसी भी कैश लाइन में रखिए, आप फ्री हैं। अगर आपको B0 को कैश लाइन नंबर 2 खाली मिल रही है और B0 आपको एक्सेस करना है, तो कैश लाइन नंबर 2 में रखिए, कोई नुकसान नहीं है। B3 को यूज़ करना है, कैश लाइन नंबर 1 की ज़रूरत है 1 में रखिए, सॉरी 0 की ज़रूरत है 0 में रखिए। 4 है 1 में रखना है 1 में रखिए। जो खाली कैश लाइन दिखे उसके अंदर आप अपना डेटा रख सकते हैं। तो इसने क्या किया एसोसिएटिव मैपिंग में, बिल्कुल फ्री कर दिया। और बिल्कुल फ्री कर दिया तो यहाँ दूसरी प्रॉब्लम, अब देखिए, एक फिलॉसफी आप लेकर आओगे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी तो दो प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती हैं, और वही चीज़ इस एसोसिएटिव मैपिंग के साथ है। अब आपने इतना फ्री कर दिया इस पूरे सिस्टम को कि अब इसके अंदर सर्चिंग जो है वो एक टफ टास्क बन गया। पहले तो मुझे ये मालूम था डायरेक्ट मैपिंग के अंदर कि अगर B0 होगा तो कैश लाइन नंबर 0 में होगा, और मुझे सिर्फ यहीं इसी पोजीशन पे सर्च करना है। हाँ, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि चलिए मैं सर्च तो करूँगा, लेकिन अब मेरे को पूरे कैश के अंदर सर्च करना पड़ेगा। क्या पूरे कैश के अंदर मेरा डेटा अवेलेबल है, या मेरा जो रिक्वायर्ड ब्लॉक है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो पूरे कैश को सर्च करना पड़ेगा। कहाँ एक सर्चिंग करनी पड़ रही थी, अब मेरे को अगर n ब्लॉक्स हैं,
n कैश लाइन्स है, तो n कैश लाइन्स के अंदर मेरे को सर्चिंग करनी पड़ रही है, और यही एसोसिएटिव मैपिंग के साथ प्रॉब्लम है ना। तो ये प्रॉब्लम आती है एसोसिएटिव। अब ये तो समझ में आया होगा एसोसिएटिव मैपिंग होती क्या है, ठीक। कैश लाइन भी समझ में आ गया कि एसोसिएटिव मैपिंग किस तरीके से डील करती है। तो अब बात कर लेते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था टैग्स के बारे में, बताया था जी बिल्कुल। तो टैग क्या होता है, हमें ये बताता है कि जो कंपटीशन था वो कितने में था, और उनमें से कौन सा जो ब्लॉक है हमारे पास अवेलेबल है इस कैश लाइन के अंदर, यही तो बताता है टैग जी बिल्कुल। तो पहले क्या था, पहले डायरेक्ट मैपिंग के अंदर अगर हम बात करें तो 4 ब्लॉक्स के बीच में कंपटीशन था कैश लाइन नंबर 0 के लिए जी बिल्कुल। B0, B4, B8, B12 के बीच में कंपटीशन था कि वो कैश लाइन 0 पर आएंगे। B0, B4, B8 और B12, इन चारों के बीच में कंपटीशन था। तो मैंने क्या किया, 2 बिट टैग के रूप में डिफाइन कर दी, जिससे मैंने नंबरिंग कर दी और मुझे मालूम चल गया कि कौन सा जो डेटा है, कौन सा जो ब्लॉक है वो इसके अंदर इस कैश लाइन के अंदर मौजूद है ना। लेकिन अब क्या है, इस एसोसिएटिव मैपिंग की कंडीशन में प्रॉब्लम थोड़ी बदल गई, और यहाँ सबके बीच में ही कंपटीशन है, यानी कि 16 की 16 ब्लॉक्स इस कैश लाइन 0 के अंदर कंपटीशन कर रही हैं, और 16 के 16 में से कोई सा भी ब्लॉक इसके अंदर आ सकता है। तो अब टैग क्या होगा, तो इस कंडीशन में, एसोसिएटिव कंडीशन में, टैग जो होता है वो सेम होता है ब्लॉक नंबर के। क्या बोला, टैग जो होता है वो ब्लॉक नंबर के। तो मेरे को पूरा का पूरा टैग के रूप में अपना ब्लॉक नंबर ही डालना पड़ेगा कि भाई मेरा ब्लॉक नंबर ही टैग है, मेरा ब्लॉक नंबर ही बताएगा, क्योंकि अब चॉइस नहीं है ना मेरे पास। मेरे को अगर बताना है कि इसके अंदर कौन सा ब्लॉक मौजूद है तो मुझे ब्लॉक नंबर लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक। तो ब्लॉक नंबर मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा एसोसिएटिव मैपिंग में, ये कंपलसरी है मेरे लिए, ठीक। अब जो अगली बात करते हैं टैग्स के बाद, वो है हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन की। एक बार हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से हार्डवेयर का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए क्या हुआ, मैंने कैश इसलिए लगाया जिससे मेरा जो सर्चिंग है वो फास्टर हो जाए, मेरा जो मेमोरी जो एक्सेस है वो इजी हो जाए, मैं डेटा को ज़्यादा तेज़ी से एक्सेस कर सकूँ। लेकिन अगर मेरे को सारे ब्लॉक्स को एक एक करके ट्रेवर्स करना पड़ेगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा तो भाई कैश लगाने का फ़ायदा क्या हुआ। मेरा प्राइमरी जो गोल है कैश लगाने का वो स्पीड है, और स्पीड ही नहीं आएगी, मेरे को टाइम लग रहा है अपने काम को करने में, तो फिर किस बात का कैश। और मान लीजिए कैश को सर्च किया, उसके बाद भी डेटा नहीं मिला तो पूरा टाइम ही वेस्ट हो गया। उसके बाद मैं किस में जाऊँगा, उसके बाद जाऊँगा फिर मैं मेन मेमोरी में सर्च करूँगा, तो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम और देना पड़ रहा है। तो इसीलिए हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में हम ऐसे नहीं करते कि एक एक लाइन को, कैश की एक एक लाइन को हम धीरे धीरे एक एक करके पार्स करेंगे ना। हम क्या करेंगे, एक बार में पूरे कैश के अंदर चेक करेंगे कि डेटा मौजूद है या नहीं है। कैसे करेंगे, देखो ये मान लीजिए कि आपका एड्रेस जो जनरेट किया है सीपीयू ने वो है। अब उसमें से कुछ बिट क्या होंगी, टैग की होंगी, बिल्कुल टैग की होंगी, और कुछ ऑफसेट होगा। ऑफसेट को हम भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, ऑफसेट की ज़रूरत अभी हमें पड़ेगी नहीं। हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन क्या कहता है, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ये कहता है कि ये सारी, मान लीजिए ये कैश है, ठीक, और इन कैश के पास भी तो अपना टैग होगा जो कि ब्लॉक नंबर होगा, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या हमारा डेटा मौजूद है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर दिखा नहीं रहा कि टैग के लिए कोई पोजीशन दी गई है। मैं क्या करता हूँ, मान के चलते हैं कि हर एक कैश लाइन के ऊपर, ये कैश है, एक मिनट रेड पेन लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। ये एक कैश है, और कैश के ये क्या हैं, ये सभी ब्लॉक्स कैश लाइन्स हैं। कैश लाइन से के ज़रिए मैं एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, और इस कनेक्शन को मैंने क्या किया, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया टैग के साथ, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली टैग दे रहा हूँ, ओके, टैग दे दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लगा दिया कंपैरेटर,
क्या लगा दिए? कंपेरेटर। आपने पढ़ रखा है कंपेरेटर्स क्या है, तो मैंने बहुत सारे कंपेरेटर्स लगा दिए, ये लगा दिए कंपेरेटर्स। ठीक, अब जो भी टैग आएगा वो टैग मैं इस कंपेरेटर के साथ चेक करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये वाली लाइन से भी आएगा। ये एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बनाया? कंपेरेटर बनाए। इन कंपेरेटर के अंदर एक तो ये जा रही है कैश लाइन की लाइन। अब ये कैश लाइन की लाइन के ज़रिए हम क्या पास करेंगे, तो ये बता दूं मैं आपको। इस कैश लाइन के ज़रिए हमारी जो ड्यूटी है पास करने की, कैश लाइन के ज़रिए हम टैग पास कर रहे हैं। यानी कि जो मैंने बताया ना, एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर टैग ही ब्लॉक नंबर है, तो जो ब्लॉक नंबर ही हम अपनी कैश लाइन के साथ लगा के रखते हैं कि जिससे हमें मालूम चले, तो हम यहाँ पे टैग के ज़रिए वो ब्लॉक नंबर पास करेंगे। और यहाँ से भी ये जो टैग है ये इसके अंदर पास करेंगे। इसके ऊपर से बाउंस होके जाएगा यहाँ से, फिर इससे कनेक्शन करके यहाँ से। ठीक है, ये कनेक्शन नहीं है, ये ऊपर से पास हो रहा है। ऐसे करके सबके साथ कनेक्शन कर देंगे और सारे कंपेरेटर्स के अंदर ये जो टैग की जो लाइन थी इसको पास कर देंगे। अब ये यहाँ पर मान लीजिए कोई भी टैग है, कोई भी ब्लॉक नंबर है 0110 कुछ समथिंग ऐसे, और ये जो ब्लॉक्स हैं इसके अंदर भी कुछ टैग होंगे। जो टैग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी टैग मैच करता है तो वो क्या जनरेट करेगा? वो जनरेट करेगा 1। ठीक है, तो वो क्या जनरेट करेगा? वो जनरेट करेगा 1। ओके, और उन सभी लाइंस को मैं क्या करूँगा? मैं उन सभी लाइंस को इनपुट दे दूंगा एक और गेट के अंदर। किस गेट के अंदर? और गेट के अंदर। ये और गेट है, ठीक है, और गेट के अंदर मैंने इनपुट दे दिया। अब इससे क्या होगा? जैसे ही सारे कंपेरेटर्स इसके अंदर जाएंगे, अगर इनमें से किसी भी बिट में कंपेरेटर को अगर ये वाला टैग मिल जाता है यहाँ से, तो क्या होगा? वो निकाल के देगा आउटपुट 1। और 1 जो आउटपुट आएगा वो इस और गेट के अंदर जाएगा। और गेट के अंदर आएगा तो अगर हमको मालूम है और गेट की वर्किंग क्या है, अगर एक भी 1 है तो और गेट का आउटपुट क्या होता है? 1 होता है। तो आउटपुट आएगा 1, जिससे प्रोसेसर को ये मालूम चल जाएगा कि जो कैश के अंदर हमारा डेटा कहीं ना कहीं मौजूद है, जिस ब्लॉक को हमको चाहिए। तो अब कैश के अंदर क्या जाएगा? अब कैश के अंदर जाकर वो सर्च कर सकता है कि डेटा कहाँ मौजूद है, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्या किया हमने? एक बार में अगर सर्च नहीं, अगर मान लीजिए सब इसका आउटपुट 0 आया, यानी सारी जो बिट्स थी वो 0 थी, हर कोई 0 था। इसका मतलब कहीं भी वो डेटा मौजूद नहीं था, वो बिट मौजूद, टैग मौजूद नहीं था, वो ब्लॉक मौजूद नहीं था इस कैश लाइन के अंदर। तो अब हमें कैश को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेसर का जो टाइम है कैश को सर्च करने का वो बच जाएगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा टाइम को बचाने की कोशिश करते हैं। ये हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन हो गया इस एसोसिएटिव मैपिंग का। तो एसोसिएटिव मैपिंग के ऊपर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो प्रीवियस ईयर में आप अगर पाएंगे कि एसोसिएटिव मैपिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ज़्यादा पूछे नहीं गए। उसका कारण है कि देखिए मैंने क्या अभी अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं कि एसोसिएटिव मैपिंग किस तरीके से काम कर रही है, तो आपको ये खुद ही मालूम हो जाना चाहिए कि बहुत टिपिकल है। ऐसे कहीं भी कोई भी डेटा मौजूद हो सकता है, तो जिसके कारण क्या है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनाना है वो काफ़ी टिपिकल काम है। ठीक है, और हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन भी कहीं पूछा नहीं जाता। ठीक, अगर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की बात है तो बात अलग है, वहाँ पूछ लेते हैं, लेकिन गेट के अंदर भी इतना डीपली हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के रूप में शायद ही मुश्किल ही जाए। तो मेन जो चीज़ थी वो थी एसोसिएटिव मैपिंग, और यहाँ हमारा जो क्वेश्चन बनाने का जो क्राइटेरिया वो थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। और अगर पूछे गए होंगे कोई थ्योरेटिकल बेसिस पे, तो वो मैं देख के लाऊंगा और वो फाइंड आउट करूंगा कि कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है। इसके बाद जो आती है वो आती है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। देखिए एसोसिएटिव मैपिंग ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा फ्री कर दिया मामला, इतना ज़्यादा फ्रीडम दे दी कि कहीं भी कोई भी डेटा कहीं भी जा रहा है। और डायरेक्ट मैपिंग ने क्या किया, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई समझना मुश्किल है कि
कि एक डेटा को निकालो तो दूसरे डेटा तभी उसी जगह पे जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। तो कहीं कोई ऐसी मैपिंग है जिसके अंदर इन दोनों का इस्तेमाल कर कर हम थोड़ा बीच का रास्ता ढूंढें, तो वो है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेट एसोसिएटिव मैपिंग किस तरीके से काम करती है और किस तरीके के उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।